हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक का जो थियरी पार्ट है आज मैं कवर अप कर रहा हूँ। थियरी पार्ट में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, क्योंकि एक बार थियरी समझ में आता है तो इसके सम्स भी करने में बहुत आसान हो जाते हैं। जब तक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता, मकसद समझ में नहीं आता, तो उसे पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो जो आज का लेक्चर है बेसिकली इसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको सारे इसके थियरीज समझ में आ जाए। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको थियरी समझ में आए। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। बेसिकली हमारी कंट्री में इसे अमालगमेशन ही बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में दूसरे कंट्रीज़ में इसका नाम चेंज हो चुका है। अब इसे हमारे इंडिया को छोड़ के आई थिंक बाहर की कंट्रीज़ वाले इसे मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी इसे अमालगमेशन बोलते हैं। हमें पढ़ना पड़ रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसके बारे में बहुत कुछ बात किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमालगमेशन ऑफ फर्म्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। जब आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के ये लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम थियरी के ऊपर फोकस करेंगे। अमालगमेशन ऑफ फर्म्स थियरी इसीलिए क्योंकि थियरी समझ में आता है, तब जाके आगे के सम्स भी हमें क्लियर होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मीनिंग इसका क्या है। वैसे तो मैंने 3 मीनिंग दिया हुआ है ना, इसमें से कोई भी मीनिंग आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मीनिंग इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कभी थियरी लिखोगे अमालगमेशन के बारे में, तो ये थियरीज़ आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अमालगमेशन की बात करता हूँ तो मैं क्या बोलूँ, हमारी कंट्री में अमालगमेशन बोलते हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में इसे मर्जर एंड एक्विजिशन बोलते हैं। मतलब सेम ही होता है, ऐसा नहीं है, मतलब सेम होता है, लेकिन अभी हमने अमालगमेशन बोला है, पहले अमालगमेशन ही बोलते थे इस चीज़ को, लेकिन अभी इसे मर्जर एंड एक्विजिशन भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे करना, इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अमालगमेशन का मतलब क्या है। अमालगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी और न्यू एंटिटी। इसमें क्या होता है कि 2 कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती है। ज्वाइन होने के बाद एक सिंगल एंटिटी बन जाती है। मतलब मैंने आपको इसके पहले भी हमारे क्लासरूम लेक्चर्स में बताए थे कि जब भी हम किसी के साथ अमालगमेशन करते हैं तो एक कोई कंपनी रहती है, मे भी देखो बड़ी कंपनी भी हो सकती है, छोटी भी कंपनी। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था इसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या है, लेकिन मैंने अपने लेक्चर में सब कुछ बताने की पूरी कोशिश की है कि अमालगमेशन में क्या होता है कि 2 या 2 से, देखो उससे ज़्यादा भी कंपनी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी आपस में मर्ज कर जाती है। मर्ज मतलब क्या, साथ में आ जाते हैं वो लोग। साथ में आने के बाद किसी एक कंपनी का नाम रह जाता है और किसी एक कंपनी को अपनी पहचान खोनी पड़ती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जहाँ पे ऐसा है कि किसी एक कंपनी ने दूसरे के साथ में मर्ज किया हुआ है और उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं रिलायंस मार्ट की बात करता हूँ, जियो मार्ट की बात करता हूँ, डी मार्ट की बात करता हूँ। ये जो डी मार्ट लोग होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जो भी होते हैं शॉपकीपर को पकड़ते हैं जिनका मार्केट में उतना कोई पकड़ ही नहीं है, तो उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट मान लो डिमांड तो बहुत बड़ा नाम हो गया, रिलायंस भी यही करता है। रिलायंस भी क्या करता है, छोटे मोटे व्यापारियों को पकड़ता है जिनकी मार्केट में पकड़ है पर उतनी नहीं जितनी कि रिलायंस की पकड़ है। रिलायंस वाला उसके साथ टाई अप कर लेता है। टाई अप करने के बाद ये होता है, उसे रिलायंस के नाम से ही जानते हैं, न कि उस छोटे कंपनी के नाम से। छोटे कंपनी को सब भूल जाते हैं। ऐसा हर कंपनी, जो बड़ी कंपनियाँ होती है ना, याद रखना बेटा, तो वो बड़ी कंपनी का नाम रह जाता है और एक जो छोटी कंपनी रहती है उसका नाम चले जाता है। ठीक है, क्योंकि उस कंपनी ने उसे क्या कर लिया है, उसके साथ अमालगमेशन कर लिया है, सिंपल। और अमालगमेशन का देखो और भी डेफिनेशन दिया हुआ है। अमालगमेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी बाय कंबाइनिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ एंटिटीज इनटू वन। इससे देखो जब भी कभी अमालगमेशन होता है ना, तो जिस कंपनी के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उसका जो असेट्स होता है, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अब हमारी हो जाती है। मतलब हमारी लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी, हमारा असेट्स, उसका असेट्स साथ में मिलकर एक हो जाता है, सिंगल हो जाता है। क्योंकि बिज़नेस तो अब एक साथ कर रहे हैं ना, जब एक साथ बिजनेस करेंगे तो उसका असेट्स, हमारा असेट्स साथ में ज्वाइन हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी साथ में ज्वाइन हो जाएगी। ये तो करना ही पड़ेगा, तो हम थोड़ी उसकी लायबिलिटी को छोड़ सकते हैं, उसकी लायबिलिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हमारा अमालगमेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर बाद में नीचे बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है कि अमालगमेशन टिपिकली हैपन्स बिटवीन 2 और मोर कंपनीज इंगेज्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा कि सेम टाइप के बिज़नेस से मुझे इंगेज करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि मैं जिस बिज़नेस के साथ टाई अप कर रहा हूँ ना, वो बिज़नेस टोटली अनरिलेटेड है, मतलब मेरे लाइन का बिज़नेस ही नहीं है, फिर भी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि बेटा
कि जब मैं बिज़नेस करता हूँ कि मुझे सेम लाइन ऑफ बिज़नेस मिले। जैसे कि मान लो मेरे बहुत बड़ी आइसक्रीम की दुकान है और मुझे मेरे एरिया में बहुत सारे लोकल आइसक्रीम की दुकान पहले से है, तो मैं उनके साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं उनके साथ टाई अप कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे बहुत सारे मुझे पता है कि मैं सिंगल वहाँ पे हूँ मार्केट में, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरा जो आउटलेट है, मेरा जो दुकान है बहुत बड़ा है, और जो लोकल आइसक्रीम लगाते हैं ठेले पे, है ना, वो मुझसे चैलेंज नहीं कर पाएंगे। पर मैंने उनको लालच दिया, मैंने उनको बोला कि हम साथ में बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग मान गए क्योंकि मैंने उनको पैसे की लालच दी। तो मैंने उनका पूरा बिज़नेस टेक ओवर कर लिया, ले लिया अपने साथ में। चलो मेरा बिज़नेस पार्लर बहुत बड़ा हो गया, आइसक्रीम पार्लर की बहुत बड़ी दुकान मैंने ओपन कर ली। ये तो हो गया कि भाई चलो सेम धंधा हो गया मेरा। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि जो धंधा मैं कर रहा हूँ, जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, ज़रूरी ये नहीं कि मैं सेम ही धंधा करूँ, मेरा बिज़नेस टोटली अलग भी हो सकता है, टोटली अलग। मान लो कि मैं आइसक्रीम का पार्लर खोला, बाद में मैंने जिसके साथ टाई अप किया बेटा, वो कपड़े का धंधा करता है, उसका क्लोथ का पूरा है, तो क्या मैं उसके साथ, देखो मुझे तो बिज़नेस करना है ना, तो मेरा आइसक्रीम का भी चलता रहेगा साइड बाय साइड। मैंने क्लोथ का धंधा टाई अप कर लिया, मैंने उसको बोला भाई मैं भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, भले से मेरा बिज़नेस हो या ना हो, लेकिन मैंने उसके साथ टाई अप कर लिया। टाई अप किया, मैंने वहाँ पे फाइनेंस किया, मैंने अपने पैसे लगाए और मैंने साथ में कर लिया। और इसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या कि मेरा बिजनेस टोटली अनरिलेटेड है। मैं जो धंधा कर रहा था मैंने ऐसे के साथ टाई अप किया जो कि मेरा धंधा पहले था ही नहीं, टोटली न्यू बिजनेस। उसको भी अमालगमेशन बोलते हैं। अमालगमेशन मतलब ये नहीं कि सेम बिजनेस कर रहे हैं। अमालगमेशन में ये भी हो सकता है कि मैं जो बिजनेस जिसके साथ मैं टाई अप कर रहा हूँ वो टोटली अनरिलेटेड है, मेरे से रिलेशन उसका है नहीं बिजनेस का, फिर भी मैंने अपना प्रॉफिट देख के उसके साथ में टाई अप कर लिया। ठीक है, तो ये देखो रिलायंस वाला हो गया है ना। रिलायंस वाला का जो बिज़नेस है उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था बेटा? टेक्सटाइल से स्टार्ट किया। जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्रीज, देव स्टार्टेड देयर बिजनेस विथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बस आज के टाइम पे देखो बेटा, रिलायंस के पास कितने मल्टीपल बिजनेस हैं। रिलायंस कहाँ पे नहीं है आप बताओ? रिलायंस मार्ट है, रिलायंस एंटरटेनमेंट है, रिलायंस का बेटा मॉल है, रिलायंस का बहुत कुछ आप देख लो। तो उन्होंने अपने आप को टोटली डाइवर्सिफाई कर लिया। मतलब जिस धंधे में थे, कपड़े का धंधा, वो पता नहीं है कि नहीं रिलायंस टेक्सटाइल है कि नहीं, लेकिन टेक्सटाइल के अलावा उन्होंने बहुत सारा बिजनेस ओपन कर लिया, है ना। तो उसको ही बोलते हैं अमालगमेशन। और बेटा ऐसे नहीं ओपन किया, डायरेक्टली ओपन किया, उन्होंने टाई अप किया होगा। छोटे मोटे व्यापारियों को पकड़ के टाई अप कर लेने का। बाद में जब देखो एक बूंद से ही सागर भरता है ना आपका, तो एक एक बूंद बोलता है ना, एक एक के साथ पकड़ के टाई अप किया और अपना बिजनेस बड़ा हो जाता अपने आप ही। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो बहुत कुछ है। अगर आप किसी के साथ अमालगमेशन करते हो, है ना, तो आपको बहुत फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या बताएं कि आपने कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। आपने कंपटीशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जब आप किसी के साथ बिजनेस टाइप करते हो ना, या बिज़नेस में ज्वाइन करते हो, अब जाहिर सी बात है वो बंदा आपका कंपटीटर तो रह ही नहीं गया। जब आपने उसके साथ हाथ मिला लिया तो आपको लगता है कि आपका कंपटीशन हो रहेगा? नहीं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? एलिमिनेट कंपटीशन। कंपटीशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। जो रहेगा जाके बात कर लेने का, भाई हम लोग साथ में मिलकर करते हैं, क्यों लड़ रहे हैं, इसके साथ में बिजनेस करते हैं, दोनों साथ में मिलकर कमाते हैं। तो कंपटीशन ख़त्म हो गया। टैक्स बचता है। मैंने आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या? टैक्स बच जाता है। अब मुझे अलग अलग टैक्स नहीं भरना, मुझे एक साथ में ही दोनों का मिला के टैक्स भरना पड़ेगा। पहले क्या था, जब बिज़नेस अलग था उसका अलग, है ना, तो मुझे अलग टैक्स भरना है, उसको अलग टैक्स भरना है। लेकिन जब बिज़नेस ज्वाइन हो जाता है तो टैक्स की बचत भी हो जाती है। क्यों बेटा? याद रखना, आपको जितना प्रॉफिट रहेगा आपको उतना टैक्स भरना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन आपकी प्रॉफिट अगर कम हो, आपका अगर प्रॉफिट कम है तो आपको टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। और अगर साथ में आप दोनों ज्वाइन हो गए तो टैक्स की बचत तो होने वाली है। शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है, ये तो सच है। अगर छोटे कंपनी का शेयर होल्डर है, मान लो कि जिस कंपनी एक छोटी कंपनी है और एक बड़ी कंपनी ने उसको उसके साथ में टाई अप हाथ मिला लिया, तो जो छोटी कंपनी के शेयर होल्डर है ना, उनका वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। देखो वैल्यू दोनों का बढ़ता है, बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर का भी वैल्यू बढ़ जाता है और छोटी कंपनी के भी शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये बेनिफिट है। मे रिड्यूसेस रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपने अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई कर लिया। जब बिज़नेस डाइवर्सिफाई होता है तो अपने आप रिस्क कम हो जाता है। क्यों रिस्क कम होता है? देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मान लो मेरा धंधा आइसक्रीम पार्लर का है, पर मैंने क्या कर लिया, मैंने कपड़े वाले के साथ टाई अप कर लिया। जब मैंने कपड़े वाले धंधे के साथ टाई अप कर लिया है तो मान लो कभी ऐसा हो गया भगवान कि मेरा जो आइसक्रीम पार्लर है उसमें मुझे लॉस हो रहा है, पर एक जगह से लॉस हो रहा है ना, बट कहीं ना कहीं मेरा लॉस जो है वो प्रॉफिट में कवर हो रहा है। कहाँ पे? मेरे कपड़े के धंधे में। कपड़े के धंधे में जब मैंने टाई अप किया था वहाँ से मुझे बहुत फ़ायदा आ रहा है। तो आइसक्रीम में एक बार लॉस होगा ना, चल जाएगा, क्योंकि मेरा जो रिस्क है ना मैंने डाइवर्सिफाई कर लिया बिज़नेस में अमालगमेशन करके। मैंने किसी के साथ टाई अप किया, हाथ मिला लिया, तो मुझे मेरे जो आइसक्रीम पार्लर की दुकान थी वहाँ पे लॉस हो रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कहीं से मुझे प्रॉफिट तो आ ही रहा है। इम्प्रूव मैनेजरियल
इफेक्टिवनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये फ़ायदा होता है जब मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप करता हूँ ना, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे जो टैलेंट में है, मेरे जो इफेक्टिवनेस में सुधार आता है। मुझे अपने आप क्या होता है, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने लगता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि कहीं जाने से सीखने को मिलता है, तो वो अच्छा है ना मेरे लिए यार। कहीं जाने से अगर मुझे सीखने को मिल रहा है, मेरा नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। जो हो सकता है कि जिस कंपनी के साथ मैं टाई अप कर रहा हूँ वहाँ के एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे हों, वो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, तो उनसे मुझे सीखने को मिलेगा। फिर हेल्प्स टू अचीव कंपनी ग्रोथ एंड फाइनेंशियल गेन, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो जो टारगेट आपने बना के रखा कि अगर मैं इसके साथ टाई अप करता हूँ तो मेरा ग्रोथ 100% है, तो आपको तो फ़ायदा ही होने वाला है। लास्ट में सिनर्जी मैंने ऐड किया हुआ है। सिनर्जी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 2+2=5। जब कभी अमालगमेशन होता है, मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, तो वहाँ पे सिनर्जी अपने आप क्रिएट होता है। 2+2 वैसे तो 4 होता है, लेकिन अमालगमेशन की भाषा में 2+2=5 होता है, उसको सिनर्जी बोलते हैं। जब बोलते हैं ना एक और एक मिलते हैं तो 2 नहीं होता, 3 4 हो जाता है। क्योंकि जब आप बिज़नेस साथ में करते हो ना बेटा, याद रखना आपको प्रॉफिट होना ही होना है, और वो प्रॉफिट मल्टीपल हो सकता है। तो कभी भी जब मिल के काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि 1 से भले 2, तो वही यहाँ पे भी है। 2 से भले 3, 3 से भले 4, ये हमेशा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अकेला जो काम नहीं कर सकते ना, शायद अमालगमेशन में हमें उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये हो गया फ़ायदा आपका। नुकसान भी बहुत होता है। नुकसान किसको होता है पता है? कस्टमर को नुकसान होता है। देखो जब हम अलग अलग थे तो हमारा कंपटीशन था आपस में। एक कस्टमर मेरे यहाँ पे आता है तो उसको मेरे यहाँ पे नहीं जमा, तो दूसरे के यहाँ से जाके ले लेता था। ये कस्टमर को फ़ायदा होता था। लेकिन जब आप साथ में बिज़नेस करने लगे तो कस्टमर को आपके पास आना पड़ेगा, और जब आपके पास कस्टमर आएगा तो आप उसको जो प्राइस चार्ज करोगे मजबूरी में उसको देना पड़ेगा। क्योंकि आपने क्या किया, सारे जितने भी आपके थे कॉम्पिटिटर उनके साथ टाई अप कर लिया, हाथ मिला लिया। जब आपने हाथ मिला लिया तो मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होगा, और मोनोपोली क्रिएट होगा बेटा, याद रखना कस्टमर को लॉस होने लगता है। हमें क्या है, अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचना, हमें कस्टमर के फ़ायदे के बारे में भी सोचना है। तो मोनोपोली का ये जो अपना अमालगमेशन है ना बेटा, अमालगमेशन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मोनोपोली क्रिएट होता है। मोनोपोली क्रिएट होने से नुकसान तो कस्टमर को होता ही होता है। ठीक है, लीड्स टू क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। आप बोलोगे सर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? देखो जब हम किसी के साथ अमालगमेशन करते हैं या फिर मर्जर करते हैं, है ना, तो मान लो कि कोई जो कंपनी बड़ी कंपनी है उसमें टैलेंटेड एम्प्लॉय काम करते हैं, और जो छोटी कंपनी है वहाँ के एम्प्लॉय थोड़े अनपढ़ है, उतना ज़्यादा मतलब स्किल्ड नहीं है उनके पास, तो बेचारे लोग को, ऐसे लोग को जॉब से निकाला जाता है। क्योंकि याद रखना बेटा, जॉब पे उसी को रखा जाता है जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर स्किल है, जो नॉलेजेबल है ना, उसको रखते हैं। और जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको भाई सीधा जॉब से आप निकल जाओ, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे एम्प्लॉय हमारे पास हैं। और लोग याद रखना बेटा, जब 2 कंपनी साथ में मिलती है ना, तो लेबर बोलते ना कि कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में सबसे बड़ा लेबर लोग को निकाल देते हैं। जब 2 कंपनी साथ में जुड़ गई तो जाहिर सी बात है, अब कोई काम रिपीट तो नहीं होगा। मान लो कि कंपनी ए और कंपनी बी है, कंपनी ए में भी वही काम होता था, कंपनी बी में भी वही काम होता था। जब दोनों साथ में टाई अप हो जाएंगे तो दोनों के मजदूर एम्प्लॉय भी साथ में आ जाएंगे। अब जिस मजदूर की ज़रूरत है ही नहीं उसको क्यों रखेंगे, उसको निकाल देंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। वन कंपनी मे लूज इट्स आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कंपनी को अपना जो पहचान है खोना पड़ता है। शायद छोटी कंपनी का जो नाम था, है ना, मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा छोटा सा आइसक्रीम का दुकान था। मेरे आइसक्रीम का दुकान था भावेश आइसक्रीम पार्लर, मेरा दुकान का नाम था। पर जब बड़ी कंपनी ने मेरे साथ टाई अप किया, आपको लगता है कि जो बड़ी कंपनी है मेरे नाम वहाँ पे रखेगा, भावेश का नाम रखेगा? कभी नहीं रखेगा, वो अपना नाम रखेगा। तो एक कंपनी को अपना जो पहचान है खोना पड़ता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, डिसएडवांटेज है। इट ऑल्सो इंक्रीज डेप्ट, डेप्ट भी बढ़ता है। डेप्ट कैसे बढ़ता है? मान लो जिस छोटी कंपनी को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, जिस छोटी कंपनी को मैं खरीद रहा हूँ, मान लो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो जब उसका कर्जा है तो उसका कर्जा अब मुझे भरना पड़ेगा। मैं तो ये सोच के उसके साथ टाई अप किया था कि कल को मेरा ग्रोथ होगा, कल को मेरे को फ़ायदा होगा, लेकिन इतना बड़ा कर्ज वो लेके बैठा है तो उसका कर्ज भी मुझे भरना पड़ेगा। तो इसमें ये भी वो नुकसान हो सकता है कि आपको कर्जा भरना पड़ जाएगा। भले से आप बड़े तो क्या हुआ, भले से आपने उसका धंधा ले लिया तो क्या हुआ, लेकिन हो सकता है कि आपको फ्यूचर में उसका डेट भरना पड़े, उसके कर्ज को भरना पड़े। टाइप्स ऑफ अमालगमेशन, वैसे तो 2 टाइप के अमालगमेशन होते हैं। आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, आपके सिलेबस में एक ही मेथड दिया है जिसको बोलते हैं आई थिंक रियलाइजेशन मेथड। उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है। बस इतना जान जाओ कि अमालगमेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और एक होता है परचेज मेथड। इससे ज़्यादा कोई मेथड नहीं है, ठीक है, 2 ही मेथड है। अब इनके अंदर भी फर्दर और भी मेथड है, पर इतना डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके सिलेबस में वो सब नहीं है, ठीक है। फिर भी जब मेरा लेक्चर होगा ना तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इनके ऊपर सम्स मैं आपको कराऊं। थियरी में तो कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है थियरी में, फिर भी ये आप याद रखो कि अमालगमेशन के 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जिसमें क्या होता है
कि जब कंपनी के साथ हम ज्वाइन करते हैं, तो उस कंपनी का जो असेट्स होता है, जो लायबिलिटीज़ होता है, जो उनके रिजर्व्स होते हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं। और कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल वैल्यू। जिस वैल्यू पे खरीदा था उसी वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे। और ये कब होता है? जब मर्जर होता है। मर्जर मतलब क्या? कि जब दो कॉमन कंपनी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं। मतलब उनका असेट्स देखो, जब कंपनी ए और बी के साथ में ज्वाइन करेगी तो ए बी का असेट साथ में आ जाएगा, है ना, उनका लायबिलिटी साथ में आ जाएगा, उनका रिजर्व साथ में आ जाएगा, वो सब साथ में आ जाएगा। उसको ही बोलते हैं पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। परचेज मेथड में क्या होता है कि इस मेथड के अंदर जो ट्रांसफरी कंपनी होती है, उसमें लिखा हुआ है ना, अंडर द मेथड परचेज मेथड द ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट्स फॉर द अमालगमेशन आइदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग the assets and liabilities at their existing carrying amount or by allocating the consideration of individual identifiable assets and liabilities of the transferor company on the basis of their fair value at the date of amalgamation। देखो इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के असेट्स को टेक ओवर करती है, लेके जाती है ना। तो जिस वैल्यू पे लेके जाती है, अभी दो कंपनी हो गई ना, एक कंपनी ट्रांसफ़र करती है, एक कंपनी ट्रांसफ़र ही होती है ना। तो अब जो कंपनी लेके जाएगी, मान लो कि कंपनी ए कंपनी बी को लेके जा रही है, तो बी का जो असेट्स है ना बेटा, उसकी वैल्यूएशन होगा उसका, और उसके वैल्यूएशन के बाद ही कंपनी ए बी को लेके जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई जो वैल्यू पे है हिस्टोरिकल वैल्यू उस पे ले जाएंगे। हिस्टोरिकल वैल्यू कब पॉसिबल है? जब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड रहेगा, सेम वैल्यू पे लेके जाने का। लेकिन इसमें परचेज मेथड में ऐसा नहीं होता कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे लेके जाओ, नहीं, इसमें फेयर वैल्यू होता है। फेयर वैल्यू जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू पे वो कंपनी लेके जाएगी। जरूरी नहीं कि भाई जो हिस्टोरिकल वैल्यू था, नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं, इसमें फेयर वैल्यू होता है। परचेज मेथड में क्या होता है कि कंपनी ए, मानता हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन कंपनी भी क्या बोलेगी कि भाई जो मेरे असेट्स का वैल्यू है मुझे वो चाहिए, है ना, और जो कुछ पैसा रहेगा परचेज कंसिडरेशन पीसी, इसमें क्या होता है ना कि वो कंपनी अपना पैसा ले लेती है। जो ए और बी है ना, बी कंपनी बोल देगी मेरा जो भी नेट पेबल अमाउंट है मुझे आप दे दो, लेकिन जब आप मेरे असेट्स की वैल्यू करोगे ना और लायबिलिटी की वैल्यू करोगे ना, तो उसको फेयर वैल्यू करने का, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू में क्या होता है, पुरानी वैल्यू लेते हैं, पर फेयर वैल्यू में क्या लेते हैं, अभी की वैल्यू लेते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा ही होता है एक्चुअल में। तो ये जो सेकंड मेथड ना, परचेज मेथड, ये तब पॉसिबल है जब कंपनी एक्वायर करती है, ठीक है। ये जो पहला था ना पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये मर्जर में होता है, मर्जर। और ये जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है ना, ये एक्वायर में होता है, ठीक है। मर्जर में तो बहुत कम लग रहा है, पर एक्वायर में होता है। एक्वायर मतलब का, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, पूरी तरह से एक्वायर कर लेती है, पर छोटी कंपनी बोलती है भाई मेरे चीज़ों का मुझे पूरा प्रॉपर वैल्यू चाहिए, जिसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो वो ये सब आपस में डील करके वो लोग अमालगमेशन कर लेते हैं। तो ये आपका पूरा थियरी पार्ट था। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी तो नहीं है, फिर भी अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आती है ना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करो कि हाँ ये डाउट है सर, तो मैं आपको आई थिंक आई विल रिप्लाई यू, डोंट वरी। तो मेरे ये लेक्चर से आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है आई थिंक सो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थियरी में इतना बहुत हो गया, ये आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का जब मैं लेक्चर बनाऊंगा अमालगमेशन के ऊपर, तो आई विल ऐड मैं कुछ सम्स को ऐड करूँगा ताकि आपका डाउट क्लियर हो, और मैं इससे सारी चीज़ें मैं कवर अप करूँगा कि आपको हर चीज़ आ जाए वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, आप लाइक करते हो, आप व्यू भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। सब्सक्राइब करें, मैं आपको जाने वाला नहीं है। और मेरे सारे वीडियोस बेटा एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं, मैं फालतू वीडियो अपलोड नहीं करता, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का नॉलेज मिले।